नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। मैं हूं स्वाति रायना और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका भी परिचय करा दें। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ। कुशल से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, भारतीय बाजारों पर सीएलएसए के अपग्रेड की डिटेल हमें देंगी सृष्टि, कच्चे तेल में तेजी की वजह हमें बताएंगे देवांशी आशर, और इंडियन ओवरसीज बैंक में तेजी का कारण हम जानेंगे पूजा त्रिपाठी से। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं बाजार में आज कैसा कारोबार रहा। तो पिछले दिनों जो हमने रिकॉर्ड तेजी बाजार में देखी, वहां पर आज के कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई, जिसके चलते बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। बाजार में 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया और सेंसेक्स 695 पॉइंट गिरकर 43,828 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 197 पॉइंट गिरकर 12,858 पर बंद हुआ। ये तो बाजार का कारोबार रहा। आज एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में लगभग 24 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,840 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। आज एक्सपायरी के एक दिन पहले हमने देखा मुनाफा वसूली थी, बाजार गिर गए। आज के कारोबार को अगर और भी गहराई से समझें तो क्या ये ट्रेंड बदलने के संकेत है? दुनिया भर के बाजारों के मजबूत संकेतों के चलते भारतीय बाजारों ने दमदार शुरुआत की। अमेरिका में शानदार तेजी रही और डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत थे। इसके चलते भारतीय बाजारों ने खुलते ही नए रिकॉर्ड बनाए और आज लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब बाजारों में लाइफ टाइम हाई बना और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नए रिकॉर्ड पर पहुंचे। इतिहास में अब 13,145 ये है वो लेवल जो निफ्टी के रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज हो चुका है और सेंसेक्स 44,825 का आंकड़ा आज छूते हुए दिखा। लंबे समय बाद बैंक निफ्टी भी आज 30,000 के पार निकला, 30,200 के आसपास पहुंचा। लेकिन शुरुआत मजबूत करने के बाद पहले घंटे के बाद से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आने शुरू हुए। मिड सेशन में बिकवाली हल्की बढ़ती हुई दिखी और लगभग 1:30-2 बजे के बाद तेज बिकवाली का दौर बनता हुआ नजर आया और बाजार ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसले। वो भी तब जबकि ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे, कहीं कोई खास बिकवाली का दबाव नहीं। हाँ, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट से जो मजबूत थे वो सपाट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा बिकवाली का दबाव हो। और ऐसा हुआ इसलिए कि लगातार तेजी होने के बाद और 12,000 से 13,000 निफ्टी सिर्फ 14 ट्रेडिंग सेशन में पहुंचा है। 12,000 से 13,000 निफ्टी जो सिर्फ 14 ट्रेडिंग सेशन में पहुंचा है और उसके बाद जाहिर सी बात है मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी। तो आज की गिरावट प्योरली प्रॉफिट बुकिंग के नाम रही, लेकिन लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद तो जो ओवरबॉट मार्केट थे, पुट कॉल रेशियो 1.78 के आसपास था, वहां से हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट कमजोर होते हुए दिखे इंट्राडे में और निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 300 अंक फिसलकर बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कहीं कोई ऐसे लेवल्स नहीं जहां बहुत चिंता की बात है, लेकिन एक्सपायरी के पहले थोड़ा उतार चढ़ाव आना लाजमी था। एक तरफा तेजी के बाद वही बाजार में होता हुआ दिखा है। आज बिकवाली हुई, चौतरफा हुई है। हाँ, चुनिंदा स्टॉक्स जरूर मजबूत थे, खासतौर से ऑयल एंड गैस स्पेस से कच्चे तेल की बड़ी तेजी की वजह से, लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट में ऊपरी स्तरों से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छी भी है। बड़ी तेजी के बाद थोड़ा बाजार हल्के हो जाए, थोड़ा रुके, संभले और फिर से चले। जी अनिल जी, अब एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी रखें ये भी आपसे समझेंगे, थोड़ी देर के बाद आपके पास आते हैं। उससे पहले आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला है, सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता का। कुशल, जरा बताएं आज खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था?
जी, तो मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज बाजार में हमें रिकॉर्ड मुनाफा वसूली देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो चौतरफा बिकवाली का ट्रेंड था वो साफ तौर पर नजर आया। यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में आइशर मोटर्स टॉप लूजर निकल कर आया, जिस आपकी तेजी इसमें बनी थी। साथ ही एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयरों में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का जो माहौल था वो हावी था। वहीं निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो क्रूड में जिस आपकी तेजी लगातार बनती हुई नजर आ रही है, उस वजह से ओएनजीसी कल भी चढ़ा था और आज भी 6 से 8% की तेजी यहां पर थी। साथ ही गेल, एसबीआई लाइफ जैसे शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। रियलिटी स्पेस लगातार गिरावट दिखा रहा है। सनटेक रियलिटी आप देखिए 10% की गिरावट करीबन यहां पर देखने को मिली इंट्राडे में। साथ ही डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयरों पर भी दबाव साफ तौर पर बनता हुआ नजर आया। फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग दिखी जिसमें बायोकॉन टॉप लूजर निकल कर आया। साथ ही औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा में भी 3 से 4% का इंट्राडे गिरावट रही। ऑटो स्पेस की बात करें तो आइशर मोटर्स तो टॉप लूजर था ही, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड जैसे शेयरों में भी 1.5 से 2.5% का फॉल आज के सत्र में भी दर्ज होता हुआ नजर आया। आईटी स्पेस में भी मुनाफा वसूली थी, तो फार्मा के साथ साथ आईटी जो टॉप गेनिंग इंडेक्स थे पिछले कुछ हफ्तों में, वहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर नजर आ रही है। पीएसयू बैंक्स लेकिन आज निकल कर आए जो प्रॉफिट में थे और यहां पर आप देखिए सबसे बढ़िया तेजी आईओबी में, जो हमने एक्सक्लूसिव खबर आपको बताई थी कि कहीं ना कहीं अब जून 2021 तक ये पीसीए से बाहर होता हुआ नजर आएगा। आप देखिए 11%, 12% का इंट्राडे आपको यहां पर था। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक भी होल्ड आउट करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस से ओएनजीसी तो तेजी में था ही, साथ ही ऑयल इंडिया, गेल जैसे शेयरों में भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। और अंत में जी के हिट कॉल्स में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स कंप्लीट आउट परफॉर्मर निकल कर आया, जो सेठी साहब ने आपको रेकमेंड किया था। ऑलमोस्ट 10% के उछाल के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया। जी शुक्रिया कुशल। बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हम सबको बताने के लिए अब आज के खास मेहमान हम शर्मा जी का रुख करते हैं। शर्मा सर, आज के बाजार में जब हमने मुनाफा वसूली देखी है, ये ट्रेंड क्या संकेत देते हैं बाजार की चाल को लेकर? कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो उससे पहले क्या कहेंगे बाजार में करने के लिए आप? दूसरा सवाल आपसे यही होगा, अब कल के लिए कोई पिक इंट्राडे का जो आप सजेस्ट करेंगे, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर करने की आप सलाह देंगे आज? जी नमस्ते स्वाति जी और आपके सभी दर्शकों को। ये जो आज जिस प्रकार से मार्केट गिरा है, अगर ये एक मार्केट का टॉप अगर बनता हो तो कुछ इसी तरह से बनता है। तो आज एक नया हाई बनाया और कल के लो जो निफ्टी का या सेंसेक्स का था या बैंक निफ्टी था उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है, तकनीकी भाषा में ये एक खराब क्लोज है। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी अगर ये होता तो ऐसा बताता हूं, बाकी कोई खास चिंता की बात नहीं है। अगर इसका फॉलोअप होता है तो आप चिंता करने की आवश्यकता है। फिलहाल अगर हम एक दिन के लिए ट्रेड ढूंढने की कोशिश करें तो हमने पाया कि जैसे आपने जिक्र किया कि पीएसयू बैंक थोड़ा तेजी में थे, उसी प्रकार के जो अन्य पीएसयू जो संस्थाएं हैं जैसे भारत डायनेमिक्स, तो वो ऊपर थी और आज वो 322 रुपए पे क्लोज हुआ ये स्टॉक। तो यहाँ पे मैं सलाह देता हूँ कि जिनको कल के लिए ट्रेड करना हो वो इसको 322 रुपए के आसपास ले सकते हैं। 315 का टाइट स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा 335 रुपए का। अगर किसी को सप्ताह भर या 5-6 दिन के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड लेनी हो तो आप एस्ट्रल पॉली का ट्रेड कर सकते हैं। 1452 रुपए पे ये स्टॉक क्लोज हुआ और 1400 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है और 1525 आपका इसमें टारगेट रहेगा। ध्यान रखना चाहिए कि इंट्राडे एज वेल एज जो पोजिशनल ट्रेड है, एक बार जब स्टॉक आपके परचेज आपका जो प्राइस है वो उससे ऊपर, जो एक्विजिशन प्राइस से 1 या 2% ऊपर निकल जाए तो आप अपने अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा दें और उसको एक्विजिशन कॉस्ट बना दें, जिससे कि आपको किसी भी हालत में ट्रेडिंग प्रॉफिट में कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। ये पहली राय है। और इसको अगर हफ्ते भर के लिए भी लिया हो लेकिन आपको रिटर्न एक दिन में 3% भी मिलता हो, निकल जाइए, क्योंकि रोजाना 10-10 एनालिस्ट बैठते हैं जी पे और आपको 30 या 50 कॉल्स मिलती हैं। तो किसी प्रकार से कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक स्टॉक जो प्रॉफिट में आ गया ट्रेड, उसमें लॉस होना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जी वीके शर्मा सर, एक दिन की खरीदारी भारत डायनेमिक्स में करने की सलाह और उसके अलावा एस्ट्रॉल में करने की सलाह दे रहे
आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रोकरेज सीएलएसए ने भारतीय बाजारों पर बड़ा अपग्रेड दिया है और कुछ शेयरों में अपग्रेड तो कुछ को डाउनग्रेड भी किया है। ये जो पूरी खबर है इस पर जानकारी के लिए सीधे हमारी सहयोगी सृष्टि का हम रुख करते हैं। सृष्टि, जरा बताएं क्या है बड़ा अपग्रेड? भारतीय बाजारों में जैसे कि लगातार हम एफआईआईज की बाइंग देख रहे हैं, उसी के बाद फॉरेन ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए का भी भारतीय बाजारों पर एक बड़ा अपग्रेड आया है। 23 तिमाहियों के डाउनग्रेड के बाद इस बार पहली बार सीएलएसए ने ईपीएस अपग्रेड किया है। दूसरी तिमाही के नतीजों के विश्लेषण के बाद उनका कहना है कि इस बार भारतीय बाजार की जो कंपनियां हैं उसमें जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और उन्होंने करीब 34% शेयरों में अपग्रेड किया है और केवल 17% शेयरों में डाउनग्रेड किया है। ये उन शेयर्स की बात हो रही है जो कि उनकी रिसर्च लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही उनका कहना है कि तिमाही नतीजों के बाद कुछ सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जिसमें कि आईटी, फार्मा, सीमेंट, बैंक, पावर और इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं और साथ ही रियलिटी, टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर के भी नतीजे रहे हैं वो बेहद शानदार देखने को मिले हैं। ये तो बात की सीएलएसए की। केवल वो ही नहीं, डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस जो है उनका भी भरोसा भारतीय बाजारों पर कायम है। कोटक के नीलेश शाह का कहना है कि अनुमान से कई बेहतर इस बार सितंबर तिमाही के नतीजे देखने को मिले हैं और साथ ही निफ्टी में करीब 17% ग्रोथ के साथ 1.07 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा देखने को मिला है, जो कि एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। और दिग्गज डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल, उनका भी ये कहना है कि पिछले कई सालों में सबसे बेहतरीन तिमाही इस बार सितंबर तिमाही की रही है भारतीय बाजारों के लिए और भारतीय कंपनियों के लिए। और सितंबर तिमाही में जो उनकी रिसर्च लिस्ट में कंपनियां शामिल हैं उसमें 4:1 के रेशियो में उन्होंने अपग्रेड इज टू डाउनग्रेड करा है। यानी अगर 4 कंपनियां उन्होंने अपग्रेड की हैं तो केवल एक कंपनी उसके सामने उन्होंने डाउनग्रेड की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय बाजारों पर फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों ब्रोकरेज हाउसेस का कितना भरोसा कायम है। जी शुक्रिया सृष्टि, इस पूरी खबर पर बहुत डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल में खास तौर पर हमने देखा जोरदार तेजी है और दाम करीब 9 महीने की ऊंचाई पर है। वजह क्या है इसकी जानते हैं हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। देवांशी जरा बताएं कच्चे तेल में तेजी की वजह। जी बिल्कुल, आप देखिए कच्चे तेल में लगातार कई दिनों से उछाल आता हुआ दिख रहा है और आप देखिए कच्चा तेल अब 9 महीने की ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में लगभग 29% तक की बढ़त आती हुई दिख रही है। अगर आप डॉलर टर्म में देखें तो करीब $11 तक की बढ़त हमने कच्चे तेल में देखी है। क्या वजह रही है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 6 मार्च के बाद कच्चे तेल में सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले तो यही है कि जिस तरह से वैक्सीन की अब बात होती हुई दिख रही है, जिस तरह से काफी वैक्सीन अब अच्छे एफिकेसी दिखा रहे हैं 90% से ज्यादा, तो इसी के चलते अब इकोनॉमी फिर एक बार ट्रैक पर आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन शुरू होते हुए दिखेंगे और इसी के चलते अब कच्चे तेल को सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यूएस इकोनॉमी में भी हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शंस थे उसके चलते जो अनिश्चितता है वो खत्म होती हुई दिख रही है और इसके चलते भी कच्चे तेल को काफी सहारा मिला है। ओपेक और साथ ही जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी बैठक होने वाली है और यहाँ पे कच्चे तेल के जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखेगी, यही अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक फंडामेंटल है जिसके चलते हम देख रहे हैं जो ओवरऑल प्राइसेस हैं इनको लगातार कई दिनों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और आखिर में आप ये भी देखिए जो यूएस की इन्वेंट्री है उसमें लगातार गिरावट आती हुई दिख रही है, जिसके चलते भी जो प्राइसेस हैं इनको सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कच्चा तेल अब 9 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। $11 तक की बढ़त देखने मिली है। अब इन सब की वजह से हम देख रहे हैं कि जो 2 कंपनीज हैं ओएनजीसी और गेल, इन दोनों को काफी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते ये दोनों स्टॉक आज फोकस में थे। करीब 4% से लेकर 5.5% तक की बढ़त इन दोनों स्टॉक्स में आती हुई दिखी है। फंडामेंटल वाइज अगर आप देखें तो कच्चे तेल में अगर $1 तक की बढ़त आती है तो ओएनजीसी का जो ईपीएस है उसमें 60 पैसे से लेकर 75 पैसे तक की बढ़त का अनुमान लगाया जाता है और इसी के चलते हम देख रहे थे कि आज स्टॉक में उछाल देखने मिला था। वहीं अगर आप गेल की भी बात करें तो ओवरऑल जब कच्चा तेल बढ़ता है तो गैस कंपनीज को भी फायदा होता हुआ दिखता है। ओवरऑल ये जो पूरा सेक्टर है उसमें आज काफी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखा था और इसी के चलते ओएनजीसी और गेल ये दोनों स्टॉक में करीब 4.5% से लेके 5% तक का उछाल देखने मिला था। शुक्रिया देवांशी इस पूरी खबर पर डिटेल्स देने के लिए। शर्मा जी आपसे क्विक रिएक्शन चाहेंगे इस जोरदार तेजी का क्रूड में जो शेयर पर है, क्या इंपैक्ट आप देखते हैं और क्या करना चाहिए निवेशकों को?
मेरे ख्याल से ये जो इंक्रीज प्रोडक्शन करने की बात है, जो वो अगर करते हैं तो ये खराब रहेगा क्रूड के लिए। तो ये एक ऐसा व्यू है कि अगर ओपेक डिसाइड करता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये क्रूड के लिए नेगेटिव रहेगा। अब ये देखने की बात है, ये तो अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 1 जनवरी को क्या एक्चुअली में करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल क्रूड का बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए खराब है, और वैसे क्रूड बहुत लंबा ऊपर नहीं जा सकता, भले इकोनॉमी कितनी भी ओपन होने के बाद कितनी भी आगे बढ़े उसके ऊपर। तो जब ये प्रोडक्शन आएगा बढ़ाएंगे तो उससे दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी शर्मा सर, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर के इंपैक्ट की हम बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में आज हमने 10% तक की तेजी देखी। पूरी खबर और डिटेल में समझते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा, जरा बताएं। जी, आज आईओबी का जो स्टॉक था वो फोकस में था और वहां पर करीब 11 से 12% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि खबर ये निकल कर आ रही है कि बैंक पीसीए श्रेणी से बाहर हो सकता है। और एक महीने में अगर हम शेयर का परफॉर्मेंस भी देखेंगे, जब से नतीजे आए हैं तब से लेकर अब तक 25% तक की तेजी इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर में देखने को मिल चुकी है। माना जा रहा है 2 जून 2021 तक ये पीसीए से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी रिकवरी देखने की उम्मीद है। करीब 18,000 करोड़ की एनसीआईटी के कई अकाउंट्स रेजोल्यूशन प्रोसेस में है, इसके थ्रू इनको ये रकम मिलेगी और रिकवरी के जरिए जो बड़ी पूंजी बैंक जुटाएगी उसके जरिए हालात और भी सुधरेंगे। तो इस वजह से माना जा रहा है कि बैंक की जो पीसीए श्रेणी में थी अब वो बाहर हो सकती है, और जो आने की शर्तें हैं वो तमाम शर्तें आईओबी पूरा भी कर चुकी है। अगर CET1 रेशियो देखेंगे तो आरबीआई के नियम के मुताबिक 6.75% या उससे ऊपर रहना चाहिए। आईओबी बैंक की स्थिति इस वक्त यह है कि 8.36% पे पहुंच चुका है CET1 रेशियो। नेट एनपीए 6% या उससे कम होना चाहिए। आरबीआई के नियम के मुताबिक आईओबी का इस वक्त 4.3% है, और इसी तरह आरओए और कैपिटल एजुकेसी रेशियो में भी सुधार देखने को मिला है। तो आरबीआई की जो भी शर्तें थी पीसीए से बाहर होने की, वो तमाम शर्तें लगभग बैंक पूरा कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जल्दी ये बाहर होगी। एक बार रिकवरी प्रोसेस के जरिए इनको रकम भी मिल जाती है तो जून 2021 तक पूरे चांसेस बन रहे हैं कि आईओबी इस श्रेणी से बाहर हो जाएगा। शुक्रिया पूजा इस पूरी खबर पर और डिटेल्स देने के लिए आपका। आइए अब देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ शो में आज खास मेहमान भी हैं। शर्मा जी, आज आप दर्शकों को बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे? नमस्ते जी, दोबारा इस सेगमेंट के दर्शकों को। मैं समझता हूं कि अभी माहौल ऐसा है कि यहाँ पे जबरदस्त कमाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सीधी और साफ बात करना आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज मार्केट डाउन था, सेंटिमेंट नीचे था, तो ऐसे वक्त में तेजी की बात करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, डेटा से बैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मंदी की बात करते हैं तो 2 स्टॉक्स हैं जो, और ये जो ऑप्शन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये पुट ऑप्शन खरीदने की बात है, यानी आप इन दोनों स्टॉक में मंदी करेंगे। और ये जो स्टॉक्स हैं इनको आप सुबह के ऊपर जो अनिल जी की एडवाइस होगी उसके हिसाब से चलेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि तेजी होगी तो आप ये मंदी का सौदा न करें। तो इस पे जो मोहर है सुबह अनिल जी से लगवानी आवश्यक है। तो जो ऑप्शन है मेरे, एक तो है आपका इंडिगो, वहां पे आप 1600 का पुट ले सकते हैं, नवंबर का पुट है, दोनों ही पुट ले सकते हैं 17 रुपये 50 पैसे पे, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 35 रुपये। और दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1600 का ही वही स्ट्राइक प्राइस है, पुट ले 9 रुपये पे, स्टॉप लॉस 4 रुपये का रखें और टारगेट रहेगा आपका 20 रुपये। ध्यान रखना चाहिए कि ये मोहर लगनी बहुत आवश्यक है अनिल जी की सुबह। अब जानते हैं कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, अब कल तो मंथली एक्सपायरी है और ज्यादा जरूरी और भी जानना जरूरी हो जाता है कि आज की गिरावट के बाद अब कल क्या स्ट्रैटेजी हो। आज रात अमेरिकी बाजारों का सेशन कैसा रहेगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट थे, कहीं कोई बड़ा मूव नहीं, यूरोप में सुस्ती थी। तो अमेरिका में एग्जैक्टली किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होगा, कल डाउ फ्यूचर्स कैसा कारोबार करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से अमेरिकी बाजार बड़ी तेजी बना चुके हैं, तो काफी लोग ये भी मान के चल रहे हैं वहां पर भी एक हल्का फुल्का करेक्शन आना चाहिए। तो क्या वो करेक्शन आज मिलता है? अगर मिलता है तो फिर आपके लिए कल
जो बाजार में सपोर्ट लेवल होंगे 12,725, 12,775 निफ्टी पर ये रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी कल के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 12,975, 13,025 ये वो लेवल है जहां पर जाकर बाजार आपको रुकते हुए दिख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 28,500 के आसपास बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। 28,450, 28,600 मान लें, ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर अब आपको 29,750, 29,900 की रेंज है जहां पर रुकावट आते हुए दिखेगी। कल मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, ऐसे में उतार चढ़ाव दिखेगा, आपको दोनों तरफ ट्रेड के मौके बनेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट के संकेतों के साथ तेज गिरावट के साथ कमजोरी के साथ खुले तो निचले स्तरों से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी, और साथ ही अगर मजबूती के साथ खुले तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बिकवाली भी। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे और उसके लिए आपको एक्सपायरी के दिन जरूर तैयार रहना चाहिए। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। अब शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, और थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया हो अगर किसी का, तो उसके लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? जी, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए लेना हो तो 2-3 सेक्टर थोड़े सेफ से दिखते हैं। एक तो आईटी, और दूसरा फार्मा, और तीसरा है आपके जो न्यू इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जैसे इंटरनेट रिलेटेड जो चीजें हैं। तो इसी में इन्हीं एक सेक्टर में से मैं एक स्टॉक लेके आया हूं जिसका नाम है सिप्ला। पहले भी रिकमेंड किया जा चुका है। तो ये स्टॉक 731 रुपए पे क्लोज हुआ है। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि इसका जो सपोर्ट है नीचे का वो 690 तक है। तो आप करंट भाव पे भी ले सकते हैं, 690 के आसपास एवरेज भी कर सकते हैं, या गिरे तब ले सकते हैं। लेकिन आपका ऊपर का टारगेट फिक्स कर दिया है, वो ऊपर का टारगेट 856 रहेगा। अगर आप करंट भाव से देखते हैं तो 17% के आपको रिटर्न मिलते हैं। अगर आप नीचे लेते हैं तो आपकी रिटर्न अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे। क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ये स्टॉक? ये ऐसी कंपनी है जो थोड़ा बहुत 6% जैसा ईपीआई में है और बाकी फॉर्मुलेशन बिजनेस में है। और फॉर्मुलेशन बिजनेस इसका इंडिया का और बाहर का दोनों बड़े हैं। तो अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी ये, खासकर अगर हम वो दवाइयाँ देखें जो श्वास से रिलेटेड होती हैं तो उसके अंदर ये लीडर है यहाँ पे, और ग्लोबली देखा जाए तो उसके अंदर ये सेकंड आता है। तो ये स्टॉक आप आराम से ले सकते हैं। और हमारा मानना है कि करीब इसके जो, अगर हम सालाना ग्रोथ देखें इसकी अगले आने वाले 2 साल के अंदर, तो इनके जो नेट प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, अगर हम 3 साल भी देखें, साल दर साल 30% जैसे आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो जो रिटर्न है आपको शायद इससे ज्यादा भी मिल सकता है। लंबी अवधि का नजरिया सिप्ला में रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा जी की। चलिए अब जानते हैं कि ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हो चुके हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। कल मंथली एक्सपायरी पर कौन सी रणनीति बताएंगे आप? देखिए, कल मंथली एक्सपायरी और लग रहा है कि 12,800 से 12,900 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। और जैसा एसजीएक्स इंडिकेट कर रही है, थोड़ा बाउंस इंडिकेट हो रहा है, बट अगर ऊपर खुले तभी हमें पुट लेनी चाहिए। और स्ट्रेटेजी ये होगी कि हमें 12,850 की पुट ऑप्शन लेनी है। अगर नीचे खुले तो नहीं लेनी है। अगर ये मुझे 30-35 रुपए के आसपास मिलेगी तो बेस्ट बाइंग प्राइस होगा। 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 60 से 65 रुपए का टारगेट होगा। यानी कि थोड़ी सस्ती मिले आज की क्लोजिंग से तो लेनी है। और स्टॉक्स में अगर ट्रेड करना है तो जुबिलेंट फूड मुझे लग रहा है गिरना चाहिए, जो करीब 2400, 2627 ऐसे क्लोज हुआ है। नीचे गिर के ये 2380, 70 ऐसे आ सकता है। इसको बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस 2450 का रखना चाहिए। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और वीके शर्मा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए।